नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले टॉपिक यानी भूकंपीय तरंगों की छाया क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है। भूकंपीय तरंगों की छाया क्षेत्र। इसको इंग्लिश में अर्थक्वेक शैडो जोन कहते हैं। भूकंपीय तरंगों की छाया क्षेत्र क्या है, इसको जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर यह पृथ्वी का केंद्र है। यह जो है कोर वाला एरिया है। सॉरी। और एक रेड कलर से बना लेते हैं। तो जैसा हम लोग पिछले कुछ टॉपिक्स में देखे हैं, ये क्या है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। इसको हम लोग जैसे क्रॉस सेक्शन में समझते थे। ये क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो ये पृथ्वी का केंद्र, ये कोर वाला एरिया और ये मैंटल और सबसे ऊपर भूपर्पटी अथवा क्रस्ट। तो भूकंपीय तरंगों की छाया क्षेत्र क्या है, उसको देखते हैं। भूकंप की उत्पत्ति जो होती है वो स्थल मंडल में होती है, और स्थल मंडल के बारे में हमने आपको पिछले भी कुछ वीडियो में बताया है कि स्थल मंडल किसको कहते हैं। भूपर्पटी यानी क्रस्ट का एरिया और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, यानी क्रस्ट का एरिया, ऊपरी मेंटल यानी जब यहाँ से रिपीति और सांतत्य से ऊपर जाएंगे यानी ऊपरी मेंटल को जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तो उसका जो ऊपरी भाग होगा वह स्थल मंडल में आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसको अगर दो भागों में डिवाइड कर दें मेंटल को, तो यह कौन सा अशांतत्य लाइन है, क्षेत्र है, कौन सा अशांतत्य क्षेत्र है, रिपीट। और इसको अगर दो भागों में डिवाइड करें, ये कौन सा अशांतत्य क्षेत्र है, लेहमन। तो रिपीट से ऊपर क्या है, ऊपरी मेंटल। तो क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, यह है पूरा स्थल मंडल। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग यानी कि यह एरिया, यह पूरा क्या होगा, इतना स्थल मंडल। तो भूकंप जो है वो स्थल मंडल में आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं भूकंप आया, और भूकंपीय तरंगों के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि भूकंपीय तरंगें P, S और L
यहाँ लिख लेते हैं पी एस और एल। तो एल चूँकि सतही तरंग है, यानी सतह पर ही ये प्रभावित रहती है, इसलिए एल का कोई छाया क्षेत्र नहीं होता है। ये एल तरंग है। एल तरंग नाम भी लिख लेते हैं। छाया क्षेत्र किन तरंगों का होता है? पी और एस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वेव हैं उनकी छाया क्षेत्र होती है। तो होता क्या है, जो प्राइमरी वेव चलती हैं अपने स्थान से, जो ब्लू कलर से हम बनाएंगे वो प्राइमरी वेव होगा। तो प्राइमरी वेव जब अपने स्थान से चलती हैं तो यह चूँकि सभी माध्यमों यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों में जो है प्रवेश कर सकती हैं, तो यह अपने सभी दिशाओं में चलती हैं। और यहाँ से यहाँ तक आती है। ये क्या है? प्राइमरी वेव यानी पी तरंग। सॉरी। अब भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र समझने के लिए हमें कोर को, यानी जो कोर वाला एरिया है, इसको हमें दो भागों में विभाजित करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कोर वाले एरिया को मान लीजिए यह कोर है, इसकी अगर पूरी वृत्त को पूरा कर दिया है तो यह लहमन आसन तत्व जो रेखा क्षेत्र है, लहमन आसन तत्व क्षेत्र जो है वह यह पृथ्वी का केंद्र होगा। तो इसको दो भागों में विभाजित, ये आंतरिक कोर और यह बाह्य कोर। तो यह पूरा कोर वाला एरिया है और यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं। यह होगा आंतरिक कोर और यह होगा बाह्य कोर। और यह क्या कौन सी रेखा है? यह लहमन असांतत्य क्षेत्र है। लहमन असांतत्य क्षेत्र। तो प्राइमरी तरंग चूँकि सभी माध्यम में प्रवेश करती है, तो होगा क्या, जब वह गुटेनबर्ग, यह कौन सा असांतत्य क्षेत्र है? गुटेनबर्ग, इसका भी नामकरण कर देते हैं। यह गुटेनबर्ग असांतत्य क्षेत्र है, यह लहमन असांतत्य क्षेत्र है। तो यह क्या हो गया? बाहरी कोर और यह आंतरिक कोर। पी तरंग जैसे ही गुटेनबर्ग असांतत्य क्षेत्र को क्रॉस करती है, उसकी जो दिशा होती है वह सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो एरिया है, यह पूर्णतः ठोस नहीं है। यह एरिया पूर्णतः ठोस नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि यह सिकुड़ने लगती है। अभी जो ये इसका विस्तार देख रहे थे कि अपने से दूर पूरे क्षेत्र में फैल रही थी, वह सिकुड़ने लगती है, वह इसी जोन में आने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। प्रवेश तो कर जाएगी परंतु सिकुड़ने लगेगी। और जैसे ही यह आंतरिक कोर में पहुंचेगी, वैसे ही इसका फिर से विस्तार देखा जाएगा, यानी इस एरिया को पूरे
कवर करते हुए जाएगी। आंतरिक कोर में इसकी गति भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आंतरिक कोर पूर्णतः ठोस है और यहाँ भारी तत्व लोहा और निकेल जैसे तत्व हैं। इस कारण से आंतरिक कोर में पी तरंगों की गति एकदम से बढ़ जाती है अत्यधिक घनत्व होने के कारण। अत्यधिक घनत्व क्यों है? क्योंकि दबाव सबसे अधिक जो है वो आंतरिक कोर पर ही है। तो पी तरंगों की गति जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ से पूरे विस्तार में होगा। गुटेनबर्ग असांतत्य को पार करते हुए यह सिकुड़न इसमें आएगी, क्योंकि यह एरिया जो है तरल अवस्था में है, तो इसके अंदर सिकुड़न आएगी। फिर जैसे ही लेहमन असांतत्य को पार करेगा वैसे ही इनमें फिर से फैलाव होगा और इनकी गति जो है एकदम से अचानक बढ़ जाती है। अब यहाँ से ये फिर से सिकुड़ते हुए, क्योंकि यह एरिया फिर से वही तरल एरिया में आ गए, सिकुड़ाहट होगी। और यहाँ से फिर फैलाव की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि यह ठोस वाला एरिया है। यह पी तरंगों की चाल है। तो एक एरिया हमें ऐसा दिख रहा है जहाँ पर पी तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं। वह कौन सा एरिया है? अगर रेड कलर से डिनोट करें तो यहाँ से लेकर पृथ्वी की सतह पर अगर देखें तो इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर पी तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं। उसी तरह से इस तरफ भी इस सतह से लेकर इस बिंदु से लेकर और यह जो बिंदु है यहाँ पर भी पी तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं। कारण क्या है? कारण है गुटेनबर्ग असांतत्य से लेहमन असांतत्य तक जो पी तरंगों का गमन है वह सिकुड़ जाता है, क्योंकि यह एरिया जो है वो तरल अवस्था में है। गुटेनबर्ग से लेहमन असांतत्य तक यानी बाह्य कोर वाला जो एरिया है, बाहरी कोर वाला जो एरिया है, यह तरल अवस्था में है, इसलिए इसमें सिकुड़न होती है। सिकुड़न होने के बाद जैसे ही लेहमन असांतत्य को पार करती है पी तरंग, उसमें फिर से एक्सपेंशन होता है और इनकी गति अचानक से बढ़ जाती है, तीव्र गति से आएंगे और फिर इस एरिया में आने के बाद, तरल एरिया में आने के बाद फिर से इनमें जो है सिकुड़न महसूस की जाएगी। यहाँ से अपने क्षेत्र को कम करते हुए सीधे आएंगे और यहाँ से फिर से इनमें एक्सपेंशन होगा, क्योंकि गुटेनबर्ग के बाहर जो है ठोस अवस्थाएं हैं, तो यहाँ से फिर से एक्सपेंशन होगा और इतने एरिया को ये कवर करेंगे। तो यह जो पूरा एरिया है इसको एंगल से डिनोट करते हैं कि कितने एंगल पे। तो यह जो आता है यह होता है 105 डिग्री पे, 105 डिग्री एंगल, और इधर भी 105 डिग्री एंगल, और यहाँ पर 145 डिग्री और ये भी 145 डिग्री। पी तरंग छाया क्षेत्र कौन सा है? यह है पी तरंग छाया क्षेत्र। इधर भी होगा आपका पी तरंग छाया क्षेत्र। तो पी तरंग छाया क्षेत्र दो जगहों पर दिखाई देंगे।
कहाँ से कहाँ तक, 105 डिग्री कोण से लेकर 145 डिग्री कोण तक, यह पी तरंग छाया क्षेत्र होगा। और एस तरंग की क्या स्थिति है, एस तरंग को अगर ब्लैक कलर से डिनोट करें तो एस तरंग की जो प्रॉपर्टी है वह यह है कि वह केवल ठोस में गमन करती है, तरल क्षेत्र में नहीं पहुंचती है। तो यह जो है यहाँ आएगी, गुटेनबर्ग असांतत्य क्षेत्र को टच करते हुए नीचे आएगी एस तरंग छाया क्षेत्र, और इन दिशाओं में तो ऑलरेडी जाएगी ही जाएगी क्योंकि यह सभी ठोस वाले एरिया हैं। दिशाओं में सभी जगहों पर एस तरंग छाया क्षेत्र दिखाई देगी, और इधर भी ये गुटेनबर्ग असांतत्य क्षेत्र को टच करते हुए यहाँ तक आएगी। तो यह जो पूरा अब इस बिंदु 105 से लेकर और यहाँ 105 डिग्री तक, यह पूरा क्या होगा, एस तरंग छाया क्षेत्र। क्यों, क्योंकि एस तरंग जो है वह गुटेनबर्ग असांतत्य को पार ही नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ पे तरल अवस्था है, और एस तरंग केवल ठोस पदार्थों में ही गमन कर पाती है। तो जब गुटेनबर्ग असांतत्य को पार नहीं कर पाएगी तो एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा, यानी कि 105 डिग्री से लेकर और दूसरी तरफ 105 डिग्री तक यह क्या होगा, एस तरंग छाया क्षेत्र। तो आज के टॉपिक में इतना ही है, और इसको समराइज़ कर लेते हैं कि भूकंपी तरंग कौन सी होती हैं, पी, एस और एल, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और एल, इसको लव तरंग भी कहते हैं। एल से जो डिनोट करते हैं उसका मतलब है लव तरंग। लव जो है वो वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के नाम पर जो है, जिन्होंने इस तरंग की खोज की थी उन्हीं के नाम पर इसको लव तरंग कहते हैं, इसीलिए इसको एल से डिनोट करते हैं। तो जो है अब जो छाया क्षेत्र है वो एल तरंग की नहीं बनती है। कारण क्या है, क्योंकि एल तरंग जो है वो सतही तरंग है, जैसा कि हमने आपको यहाँ डिनोट करके दिखाया है कि एल तरंग सतही तरंग है, वह पृथ्वी की आंतरिक परतों में प्रवेश नहीं करती है। तो इसलिए एल तरंग से कोई छाया क्षेत्र नहीं बनता है। छाया क्षेत्र किन तरंगों से बनता है, पी और एस से, प्राइमरी और सेकेंडरी तरंग से। प्राइमरी तरंग जो है, प्राइमरी वेव जो है, उसका छाया क्षेत्र कितना होगा, 105 डिग्री से 145 डिग्री तक एक साइड में, और दूसरी साइड में भी 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। जबकि एस तरंग का छाया क्षेत्र जो होगा वह 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री एक तरफ और दूसरी तरफ भी 105 डिग्री, यानी 105 से लेकर 105 तक ये पूरा जो है एस तरंग छाया क्षेत्र होगा। अब जो है कारण क्या था, कारण यह था कि गुटेनबर्ग असांतत्य से लेकर लेहमन असांतत्य तक पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह तरल अवस्था में है, उसमें जो पदार्थ हैं वह तरल अवस्था में है। इस कारण से एस तरंग इसमें प्रवेश नहीं कर पाती है, और गुटेनबर्ग असांतत्य से गुटेनबर्ग असांतत्य को टच करते हुए दोनों दिशाओं में निकल जाती हैं एस तरंगे, इसलिए इनका छाया क्षेत्र बड़ा होता है। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कौन से भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वह होगा एस तरंग। और अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कौन से भूकंपीय तरंग का कौन सी भूकंपीय तरंगें छाया क्षेत्र बनाती हैं तो उसमें यह ध्यान रखना है कि एल तरंग छाया क्षेत्र नहीं बनाती है, पी और एस तरंग ही छाया क्षेत्र बनाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।